अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है। हर साल ये जो है आपके पास एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एचईसी रिस्पॉन्सिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। वही उन्हीं के थ्रू सारी करस्पॉन्डेंस आपसे होती है। तो चलें पहले हम इसके ऐड को देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं और उसके बाद फिर इसके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये इनका आप इसको ऐड कह लें, ठीक है। फाल 2021 का जो है आपके पास एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी ये 2 बार जो है 2 बैचेज़ इसके गुज़र चुके हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ तो नोट कर लें कि न्यू एडमिशन्स, ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है बीएस में, वो एफएससी क्लियर करके आए हैं और वो अभी बीएस में एडमिशन लेंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ठीक है। एमएस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि थर्ड सेमेस्टर वाले, इसमें जस्ट न्यू एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको इन्होंने अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ इन्होंने क्लियर कट दी हुई है कि अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एचईसी को नहीं भेजना, ठीक है। आप जब अप्लाई करेंगे एंड पे आपने जो है उस अप्लाई के अपने फॉर्म का प्रिंट लेना है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो लगाने हैं और वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ही जो स्कॉलरशिप ऑफिस है या वहाँ पे उसको सबमिट करें, या जो है आपको जो फाइनेंस का ऑफिस है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपने फॉर्म जाके सबमिट करना है, ठीक है। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, मगर मतलब आज अगर ये एडवर्टाइज हुआ है तो 2 मंथ्स का टाइम है आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हम जो है एच की वेबसाइट पे जाते हैं। ये मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर लूँगा। एच की वेबसाइट पे भी इसकी सारी डिटेल्स गिवन है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आपके पास हम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आपके पास वो पॉइंट्स लिखे होंगे कि मतलब कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी में भी जो है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, ठीक है, और वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है जो पहले कोई स्कॉलरशिप अवेल उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इसमें सारी आपके पास ये डिटेल्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है एक वो ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, ये बहुत लाजमी चीज़ है। इस लिस्ट का भी जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी यूनी जो है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो इसके लिस्ट में है भी कि नहीं। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो मतलब ये इन्होंने हर सूबे के लिहाज से आपको दी हुई है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें प्राइवेट यूनी सारी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास है सपोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स। ये तो हमें एंड पे चाहिए होगा जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपने जो है इसके साथ अटैच करने हैं, जिसके साथ लिखा है कि एक इफ़ एप्लीकेबल वो आपने साथ लगाने हैं। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो आपने साथ में नहीं लगाने, ठीक है। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अब हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि इसके अंडर हर साल 50,000 स्टूडेंट्स को ये मिलता है और इसमें 4 ईयर और 5 ईयर दोनों प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। 100% आपकी फ़ी जो है आपकी, मतलब वो आपकी फ़ी नहीं होती। 4,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलते हैं एज अ स्टीपेंड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली घर से वीक हैं तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, उनकी पूरी एजुकेशन भी फ्री हो जाती है, साथ में उनको जो है मंथली स्टीफन भी मिलता है, ठीक है। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो ये हमारे पास जो है इनका बेसिक पोर्टल है जहाँ पे हमने अप्लाई करना है, ठीक है। ehsas.hec.gov.pk, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे इस साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन शो करेगा कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू होता है। सबसे पहले ऑप्शन है कि अगर आप मतलब आपकी एज 18 ईयर है तो आप अपने CNSE पे अप्लाई करें, ठीक है।
और नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। 18 साल के आप हैं और आपका सीएनएसी नहीं बना तो आप जल्दी से जल्द सीएनएसी बनवाएं, फिर उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। नॉर्मल सीएनएसी भी आप बनवाएं तो वो 1 मंथ के अंदर बन जाता है, ठीक है। अगर जो है आपकी एज 18 से कम है तो आप जो है अपने बे फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बे फॉर्म भी नहीं बना तो बे फॉर्म बनने में जस्ट 1 दिन लगता है, ठीक है। फादर और ब्रदर की सीएनएसी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फादर की सीएनएसी पे अप्लाई कर लें, तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे अपना नेम देना है, ठीक है। नेम के बाद आपने अपना लास्ट नेम देना है। कंट्री ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्ट है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे अपना सीएनएसी नंबर दें, ठीक है। सीएनएसी नंबर देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दें। अच्छा, पासवर्ड की इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि आपका पासवर्ड एक तो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे, आपके पासवर्ड में जो है अल्फ़ाबेट्स हों और नंबर्स हों। इसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर हो। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब कि आप हैश लगा लें, @ लगा लें, या आप अंडरस्कोर लगा लें। और और आखिरी शर्त आपके पास ये है कि आपका जो अल्फ़ाबेट है उसमें एक कैपिटल हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हम यहाँ पे अब पासवर्ड क्रिएट करते हैं अपना। पासवर्ड में कोई भी इशू होगा तो आपको यहाँ पे जो है नीचे एरर शो करेगा, ठीक है। पासवर्ड हमने दोबारा लिखा है। अब ये आपसे यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपने वो यूज़ करना है जो दूसरे सिम पे कन्वर्टेड ना हो, ठीक है। अगर टेलीनॉर है तो टेलीनॉर में ही आप उसको यूज़ कर रहे हो, जैज़ है तो आप उसको जैज़ में ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो है फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है। फ़ोन नंबर देने के बाद अब यहाँ पे अपना ईमेल दे दें, ठीक है। ईमेल भी आपने वो देना है जो आपके पास ओपन होता हो। क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। आपने अप्लाई करने से पहले अपना ईमेल एक बार अपने पास ओपन कर लेना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद जो है आपने जो है इस साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे जो है आपको ये कह रहा है कि आपका जो ईमेल है उस पर भी आपको एक 6 डिजिट का कोड भेज दिया गया है, और जो आपने फ़ोन नंबर लिखा है उस पे भी आपको जो है कोड भेज दिया गया है, ठीक है। तो आपने वो कोड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ईमेल वाला कोड यहाँ पे लिख लेना है, और फ़ोन वाला कोड यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई के पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपका सिम दूसरे नंबर पे कन्वर्टेड हो, मतलब टेलीनॉर की सिम आप जैज़ में यूज़ कर रहे हो, तो आपको शायद इनका कोड ना आए, ठीक है, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने वो वाला ईमेल यूज़ किया है जो आपके पास ओपन ही नहीं हो रहा, तब भी आप यहाँ पे कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह ये आपको लॉगिन पेज पे वापस ले आएगा। इन केस अगर आपको ये मैसेज शो हो रहा है कि आपका जो है CNAC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपने परेशान नहीं होना। अक्सर HEC के सारे पोर्टल आपस में इंटरलिंक हैं। आप अगर एक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर तो आपको अपने पहले वाले, अगर आपको याद है कि आपने किसी और पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट किया था, तो आप वहीं अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दे दें तो आपका जो है अकाउंट ओपन उससे भी ओपन हो जाएगा। वरना आपने गलत पासवर्ड ट्राई नहीं करना, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसको आप ओपन करें, यहाँ पे अपना CNIC दे दें या अपना ईमेल दे दें, तो ये आपको जो है पासवर्ड का लिंक जो है आपके ईमेल पे भेज देगा। वहाँ से आप अपने पासवर्ड को रीसेट करें, और रीसेट करके जो है आप जो है लॉगिन हो जाएं। गलत पासवर्ड आपने ट्राई नहीं करना, आपका अकाउंट लॉक हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम लॉगिन करके देखते हैं। पासवर्ड आपने इसका याद रखना है, ठीक है। ये पासवर्ड जो है आपका हर जगह पे काम आएगा। यहाँ पे जो है आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर एसा स्कॉलरशिप,
ठीक है। इसको जो है यहाँ पे क्लिक करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट बनाया है, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपने व्यू प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, व्यू प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। स्कॉलरशिप वाले उस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप जो है अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें। ठीक है, अपना नाम लिख लें, मिडल नेम अगर है तो वो लिख लें, नहीं है तो ना लिखें। अच्छा, जिस फील्ड के साथ ये स्टेरिक लगा हुआ है छोटा, वो फील्ड फिल करना लाजमी है। वो आप फिल नहीं करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, फादर नेम दें, फादर CNIC दें, अपना एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें तो आपके पास ये जो है सारी मतलब चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इस डैशबोर्ड पे दोबारा से क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, अब आपने जाके जो है इस अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं पहली जो है इस फॉर्म को एक बार मैंने सारा देखा है तो मुझे ये ऑप्शन फिल कर रहा है कि आप अपने उसी फॉर्म को जो है कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वहीं से जो है अभी स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो हमने इससे पहले फिल की है। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा जो है तो आप वो भी यहाँ पे फिल करके इसको नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो है स्कॉलरशिप का अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बीच में भी अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप इसको जो है ये साथ साथ सेव होता जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको वहीं पे छोड़ दें, क्लोज एंड सेव कर दें। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब आप दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह आपके पास आएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन एक ओपन है। यहाँ पे आपके पास ये व्यू एंड एडिट का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है आपको आपकी उसी इंफॉर्मेशन पे ले आएगा जितनी आपने इसमें सेव की हुई है। ठीक है, सबसे पहले ये आपसे आपके मैट्रिक के मार्क्स मांगेगा। उसके बाद जो है मैट्रिक में आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा। उसके बाद आपका ईयर, किस ईयर में आपने किया है, मंथली। इसमें आपसे जगह जगह पे जो है अमाउंट पूछी जाएगी। वो अमाउंट आपने जो है बहुत सोच समझ के लिखनी है। ठीक है, वो आपको बताता हूँ क्यों। आपसे मंथली फ़ी पूछी गई है। ठीक है, अगर तो आपकी फ़ी ईयरली है तो आप अपने टोटल फ़ी को 12 पे डिवाइड कर दें, आपको मंथली फ़ी मिल जाएगी। इस तरह अगर आप 3 मंथ्स की फ़ी पे कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट को 3 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, टोटल मार्क्स लिखें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें। इसके बाद आपने FSC की यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने FSC की है, ईयर लिखना है, कितनी आप मंथली फ़ी पे करते रहे हैं, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपसे पूछेगा कि करंटली आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आप करंटली आपका एडमिशन है। इसमें आपके पास अंडर ग्रेजुएट का ही ऑप्शन आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। डिसिप्लिन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं उनके उनका जो है एक मेन डिसिप्लिन है। जिस तरह सोशल साइंसेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सब डिसिप्लिन में इससे रिलेटेड फील्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो हमारी फील्ड ही नहीं है। ये इन्होंने मेजर फील्ड्स बताई हैं, आगे सब डिसिप्लिन में आपको जो है वो अपनी आपकी फील्ड मिल जाएगी। आपको एक में नहीं मिल रही, दूसरा ट्राई करें, दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा ट्राई करें। ठीक है, फिजिकल साइंस भी मतलब मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है तो इसमें जो है फिजिकल साइंसेज में जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इस टाइप के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद पूछ रहा है कि कितनी डिग्रीज का, कितने ईयर्स का प्रोग्राम है। कुछ प्रोग्राम आपके पास 5 साल के होते हैं जिस तरह लॉ हो गया, कुछ और भी इस तरह हैं जो 5 ईयर्स के हैं। नहीं तो आप जो है मोस्टली आपके पास BS 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास करंट सेमेस्टर में सिर्फ फर्स्ट का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी हर फील्ड के साथ स्टेरिक लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ स्टेरिक नहीं है। अगर तो आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है वो आप यहाँ पे लिख दें, नहीं लिखा हुआ तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका ये डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये फैमिली
इंफॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके फादर जो है वो अलाइव हैं, तो आप यहाँ पे अलाइव वाला ऑप्शन टिक करें। किस तहसील के वो रहने वाले हैं, तहसील सिलेक्ट करें। मतलब इस वक्त वो अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर अर्न कर रहे हैं इसको यस कर दें, नहीं कर रहे हैं इसको नो कर दें। नो करेंगे तो आपसे दोबारा पूछेगा कि क्या रीज़न है, उनकी एज ज़्यादा है, रिटायर हो गए हैं कोई, और रिटायर है तो आप इसमें फिर रिटायर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे ये पूछेगा कि इस वक्त जो है फैमिली कौन कौन जो है फादर के अलावा आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। अर्निंग वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें ये आपसे पूछेगा कि आपका जो है फादर किस, मतलब उनका एम्प्लॉयर कौन है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वहाँ जहाँ पे आप लिख दें गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर प्राइवेट जॉब कर रही हैं तो यहाँ पे आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें। ठीक है, आपकी फादर की वहाँ पे डिजिग्नेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद जिसके साथ स्टरे के मैं आपको मैंने पहले बताया है, सिर्फ वो फिल करना लाजमी है। आपके फादर का एनटीएन नंबर, एनटीएन नंबर बेसिकली उन लोगों का होता है जो टैक्स पेयर होते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपके फादर टैक्स पे कर रहे हैं आप लिखें। अच्छा है कि आप, बेहतर होगा इन ऑप्शन को आप ना फिल करें। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि टैक्स कितना पे करते हैं, तो इनको भी आप एज इट इज़ छोड़ दें। आपकी फादर का प्रोफेशन क्या है, ठीक है, इसमें आप देख लें प्रोफेशन कोई है तो वो लिख दें, नहीं तो अदर लिख दें। अदर लिखेंगे तो आपसे फिर कुछ और ये ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज होते रहते हैं आपके, आप जो सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके जो है फादर के एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, मतलब किस सिटी में वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे उनकी फ़ोन नंबर पूछे गए हैं। फ़ोन नंबर पूछने के बाद जो है अब आपसे ये आपकी मदर की जो है इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ठीक है, मदर नेम लिखना है, उनका CNIC लिखना है। मदर इलाइव है तो इलाइव कर दें, डिसीज़ है मतलब वो फोत हो चुकी हैं, इसको फोत ये कर दें। यहाँ पे आपसे पूछेगा, अगर आप कहते हैं कि वो फोत हो गई हैं तो किस डेट को फोत हुई हैं। ठीक है, इलाइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा कि वो हाउस वाइफ है या काम कर रही हैं। इसके बाद वो मतलब खुदा ना ख्वास्ता उनकी तलाक तो नहीं हुई। ठीक है, ये ऑप्शन पूछ रही हैं। इसके बाद ये आपसे आपकी CNIC का एक्सपायरी डेट पूछेगा। ठीक है, तो इस अप्लाई के लिए अच्छा है कि आप पहले अपना CNIC लाजमी बनवा लें। CNIC का एक्सपायरी डेट आपकी CNIC पे लिखा होता है। ठीक है, वहाँ से वो लिख दें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर टोटल कितने हैं, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब सब मिला के। ठीक है, जो आपकी फैमिली है जस्ट। इसमें पूछ रहे हैं कितने लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपके भाई बहन भी जॉब कर रहे हैं आप वो लिखें, नहीं तो आप लिख देंगे जस्ट मेरे फादर अर्न कर रहे हैं। ठीक है, 1 कर दें उसको। यहाँ पे आपने जस्ट नंबर्स लिखने हैं। कितने ब्रदर्स हैं आपके वो आप लिखें, इसमें आप भी शामिल होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं आप लोग। इसके बाद जो है डिपेंडेंट कितने, मतलब कितने लोग जो हैं वो पैसे नहीं कमा रहे। अगर तो जस्ट आपके फादर अर्न कर रहे हैं तो बाकी जो, मतलब मैंने यहाँ पे 7 लिखा है तो बाकी 6 जो है वो फादर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर आप उनके उनके नाम आप ना लिखें जो खुद जॉब कर रहे हो। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कितने इसमें स्टडी कर रहे हैं, कितने बहन भाई आपके इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कितनी आपकी सिस्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट नंबर्स लिखने हैं। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि फैमिली इनकम कितनी है। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, इस तरह का आपके पास आएगा। आपने ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जितने लोग अर्न कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखें। कोशिश करें यहाँ पे आप जस्ट अपने फादर का ही दें कि आपके फादर ही अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपने फादर का नेम लिखें। ठीक है, फादर का नेम लिखने के बाद वो क्या काम कर रहे हैं। इसके बाद फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, हाँ फादर ही फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एप्लीकेंट का इनके साथ रिलेशन क्या है, तो ये इनके फादर हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा कि ग्रॉस इनकम कितनी है और नेट इनकम कितनी है। ग्रॉस इनकम बेसिकली वो होती है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर तो आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है हर मंथ एक पे स्लिप उनको मिलती है। तो उस पे स्लिप में उनकी एक ग्रॉस इनकम होती है, एक नेट इनकम होती है। ग्रॉस इनकम टोटल वो कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, नेट इनकम वो होती है कि अगर वो
टैक्स पे कर रहे हैं या कुछ और उनकी इस तरह पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जीपी फंड कटता है, तो नेट इनकम फिर ग्रॉस से आप जो है सारे जो मतलब उनसी डिडक्शंस हो रही हैं वो माइनस करके आपके पास नेट इनकम आ जाती है। मैं लिख रहा हूँ मेरे फादर की जो है नेट इनकम 50,000 है ग्रॉस, और नेट उनकी 45 है, ठीक है, बाकी कुछ कट जाते हैं इसमें से। अगर आपके बहन भाई भी अर्न कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और भी इसमें ऐड करते जाएं, कोशिश करें इसमें जस्ट फादर का ही लिखें, ठीक है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि आपकी फैमिली की इनकम जो है वो ग्रोस इतनी है और नेट इतनी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करें, कोई और इन सोर्स ऑफ इनकम है तो मतलब वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, कोशिश करें इसको ना ऐड करें। जितने आप इसमें कम पैसे ऐड करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे स्कॉलरशिप मिलने के, ठीक है। ये इसमें क्लियर कट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा बात, आपने इसमें जितनी भी एक्सपेंसेस ऐड करने हैं उसमें आपने बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम को क्रॉस ना करें। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे लिखा है कि मेरे फादर की 45,000 कमा रहे हैं और आपने एक्सपेंसेस 1 लाख के कर दिए हैं, तो ठीक है, ये बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। अच्छा, इसमें कोई फील्ड हमसे जो है ब्लैंक रहेगी, ठीक है, कोई फील्ड आपसे रहेगी तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। इसको हम यस कर दें, फादर 50,000, इसको हम कर दें 45,000, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आगे चला जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये आपके एक्सपेंडिचर पूछेगा, यहाँ पे आपने अपने खर्चे जो है बड़े सोच समझ के ऐड करने हैं। यहाँ पे ये पूछेगा कि करंटली आपके जो है मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली की जो है एजुकेशन की जो है एक्सपेंसेस कितने हैं। यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखा हुआ है कि इसमें आपने अपने खर्चे नहीं लिखने, मतलब आपने आपके जो अखराजात है वो आपने नहीं लिखने। आपने यहाँ पे अपने बहन भाइयों के जो है एजुकेशन के एक्सपेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करें, पहले नाम लिखें, फिर रिलेशन, फिर इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपके बहन भाई जो पढ़ रहे हैं। कोशिश करें यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों की जो है एक्सपेंसेस ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप वो ऐड करेंगे तो फिर अक्सर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे जो है उनके एक्सपेंसेस ऐड करें, ठीक है। इसके बगैर भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि आपकी जो है मंथली एक्सपेंस कितना है, ठीक है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी और आपकी जो है लगेजिंग चार्जेस, ठीक है, मतलब जो आपके आने जाने के अखराजात हैं। मैंने यहाँ पे 10,000 लिखे हैं, आप अपनी जो आपने फ़ी पी की है उसके मुताबिक यहाँ पे लिखें, ठीक है। आगे जो है ये आपसे पूछेगा कि आपकी फैमिली की अब मंथली एक्सपेंसेस कितनी हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपके टेलीफोन का बिल, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने अपने बिल्स का लास्ट 6 मंथ के बिल्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा गया है कि एवरेज निकाल के आपने बिल लिखना है। एवरेज निकालने का फार्मूला ये है कि जितने आपके 6 मंथ्स के बिल हैं वो आपने ऐड करने हैं, डिवाइडेड बाई 6 करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, ये बिजली का बिल है। इसमें जो आपके पास लास्ट 6 मंथ्स हैं, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च, इन सब की जो ये बिल हैं ये आपने सारे आपस में ऐड करने हैं, ठीक है। ये जो आपकी कॉलम शो हो रहा है इनको आपने 6 पे डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास 6 मंथ्स का एवरेज बिल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है 2400 लिख रहा हूँ, आप अपने मुताबिक इस तरह आपने बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का अगर बिल है तो वो, मोबाइल, अच्छा, बिल्स तक तो आपने सारे 6 मंथ के ऐड करके डिवाइड कर लेने हैं। आपकी फैमिली का जो है मंथली मोबाइल बिल कितना आता है, मतलब कितना आप चार्ज, कितने आप इजी लोड करते हो,
इसमें भी आपने लम सम अमाउंट लिख लेनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो है सारा ऐड करना यहाँ पे ऐड करके लिखना शुरू कर दें, ठीक है। लम सम आप एक अमाउंट लिख लें। किचन का आपका एक्सपेंस कितना है, मतलब ग्रोसरी कितना, ऑयल कितना यूज़ होता है, आपने इसका लम सम एक अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी फैमिली के मेडिकल, अगर आपकी फैमिली में कोई जो है खुदा ना खास्ता बीमार है, वो रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो आप उसका एक्सपेंस लिख लें। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एवरेज आपके पास जो है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मतलब जो आपके घर में ऐसी खर्चे और होते हैं, कभी गेस्ट आ गए, इस तरह के खर्चे, तो ये सारी अमाउंट्स आपने लिख यहाँ पे लिखनी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अमाउंट्स आपने इस तरह लिखनी है कि वो आपके टोटल जो 45,000 आपकी फादर की इनकम है उसको एक्सीड ना करें, ठीक है। टोटल हमारे पास ये 17,000 बन गए हैं। इसके बाद जो है ये आपसे पूछेगा कि एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आपके घर के बारे में आपसे तफसील पूछेगा, ठीक है। तो अभी आपसे जो है यहाँ पे एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका घर जो है वो किस टाइप का है, आप अपने घर के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। टाउन है, फ्लैट है, बंगलू है, विलेज में है। इसके बाद आपका पक्का घर है, कच्चा घर है आप, ठीक है, इस तरह। इसके बाद घर आपका अपना है, रेंट पे है, ठीक है। सेल्फ ओन्ड है तो आप अपना कर दें। इसके बाद यहाँ पे घर में आपके बेडरूम्स कितने हैं, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करें। अच्छा, ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं इनके साथ जो है रेड स्टेरिक, ये छोटा स्टेरिक नहीं लगा हुआ, तो इनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो फिर आपको मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आपके घर का जो है वो साइज़ कितना है, मगर यहाँ पे उन्होंने साइज़ स्क्वायर फीट में पूछा है, ठीक है। नॉर्मली हमें अपने घर का पता होता है कि कितने किनाल का है या कितने मरले का है, ठीक है। तो किनाल है तो आप यहाँ पे गूगल पे लिख दे किनाल इंटू स्क्वायर फीट, तो आपके पास फर्स्ट पे ये आ जाएगा, एक किनाल जो है आपके पास इतनी स्क्वायर फीट के इक्वल है। या आप देखना चाहते हैं कि कितनी मरलास जो है एक स्क्वायर फीट होते हैं एक मरला में, तो इतने आपके पास एक मरला के अंदर स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप मरला चेंज करते जाएं तो ये भी आपके पास चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो आपके पूरे घर का एरिया हो गया, वो एरिया जिस पे मतलब आपके रूम्स वगैरह सारे बने हुए हैं, कितना एरिया आपके रूम्स और बरामदा जो भी है उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। अक्सर लोगों का घर एक नाल का होता है, उसमें उनका घर जो बना होता है वो कम एरिया बना होता है, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। घर में आपके एसी कितने हैं, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करें। नौकर हैं कि नहीं वो सिलेक्ट करें, और एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आपने घर का पूरा एड्रेस देना है। ये स्कॉलरशिप जब आपकी होगी तो बाकायदा ये आपके घर का विज़िट करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, कि कितनी टोटल आपकी जो फादर की इनकम थी वो 45,000 थी। मंथली एक्सपेंडिचर जो है उनका टोटल टोटल एक्सपेंडिचर जो है उनका इतना हो गया, मतलब 29,400, और पर मंथ एक्सपेंडिचर, पर मंथ अमाउंट जो है वो इतनी हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है पूछ रहे हैं कि अगर आपकी और कोई एकोमोडेशन है, मगर इसमें आप कुछ भी ना लिखें, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करेंगे तो अब आपसे ये पूछेगा आपकी एसिड्स की डिटेल। ऐसे ने पूछेगा कि आपकी फैमिली में जो है आपकी फैमिली के पास गाड़ी है तो यस कर दें। उसके बाद आपसे डिटेल पूछेंगे, ठीक है, कौन सी टाइप गाड़ी है, कौन सा इंजन है, इसको नो ही रहने दें। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपके घर में कोई जानवर हैं, ठीक है, वो पूछेंगे आपसे कितने हैं, इसको भी नो ही रहने दें, ठीक है। इसके बाद आपसे अदर एसिड्स पूछ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी जो है अगर आपकी कोई लैंड वगैरह है, कुछ आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी ना लिखें। इसके बाद आपने अगर कोई एसिड लीज पे लिया हुआ है वो डिटेल आप दे दें, इसको भी जो है फिल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट करें इसको। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी किस तरह पे की है, ठीक है, अब किस तरह आपने एडमिशन किया हुआ है। या आपसे पूछा है कि यहाँ पे आप लिखें कि मेरे फादर ने किया है, ठीक है, फादर, बाय फादर लिख देता हूँ मैं। अगर आपने लोन वगैरह लेके फ़ी पे की है तो इसमें लाजमी
मेंशन करें कि मैंने लोन लिया अपनी फ़ी पे करने के लिए, क्योंकि अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी लैक्स में होती है, तो लोगों को लोन लोन लेना पड़ता है। तो ये भी आपको जो है फ़ेवर करता है कि हाँ ठीक है यार, इस बंदे ने लोन लिया हुआ है, इसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिला है, इसको भी आप नो कर दें, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने जो है मिनिमम 50 कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने मेंशन करना है कि आपको जो है क्यों आपको ये स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारे सैंपल मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। एक दो सैंपल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो कर दूंगा, लिंक दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आपने यहाँ पे बाकायदा ठीक से लिखना है, ठीक है, कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है मैं आपने सारी डिटेल्स देनी है। इसका बहुत अहम रोल होता है आपकी स्कॉलरशिप मिलने पे। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस प्रोग्राम का किस तरह पता लगा, ठीक है। अगर आपको जो है न्यूज़ से पता लगा है, न्यूज़ लिख लें, यूनी से पता लगा है, हाँ, क्योंकि हर यूनी में भी इसकी वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे ये डिस्प्ले करते हैं। किसी फ्रेंड से अदर है तो अदर में, अगर आपको मेरे वीडियो से पता लग रहा है तो आप यहाँ पे लिख दें कि यूट्यूब, ठीक है, मुझे यूट्यूब से इसके बारे में पता लगा है, या सोशल मीडिया लिख दें। यहाँ पे आप इसको टिक करें कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है। सबमिट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि एक बार आप ये सबमिट करेंगे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके देखिए आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये आपको रेफरेंस नंबर मिला है और आप डैशबोर्ड पे जाके अपने फॉर्म को डाउनलोड करें। इसको ओके करें, ये आपको डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड पे ले आएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, आपका फॉर्म आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सारी इसमें आपकी वो इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हमने वहाँ पे जो है दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि देखें आपने अपनी एप्लीकेशन जो है बाय पोस्ट या बाय हैंड सबमिट करनी है, ठीक है, फोकल पर्सन के पास जो आपकी यूनी में है। सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। फादर की आप जो है हेल्प ले लें, कोई चीज़ आपसे रेलिवेंट नहीं है तो उसमें आप एन ए लिख लें, ठीक है। सारी आपने इन्फॉर्मेशन जो फिल की है वो सारी इसी फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपके पास डॉक्यूमेंट का चेक लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं, अपनी CNAC की कॉपी, CNAC नहीं है तो फॉर्म पे फादर की मदर की CNAC कॉपी, आपकी फादर की जो मंथली सैलरी है उसका सैलरी स्लिप, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, नहीं तो वो बनवा लें कहीं से अपने ऑफिस से। कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटीज़ बिल्स, ठीक है। अच्छा, बिल्स आपने वहाँ पे इनकी एवरेज, आप एक भी बिल इसके साथ लगाएंगे तो उसमें पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 के 6 बिल लगाएं। एक अपने गैस, बिजली, टेलीफोन और पानी का बिल लगा लें अगर आपका है। अगर आपका पानी का बिल नहीं है तो आपके साथ ना लगाएं, टेलीफोन का बिल नहीं है तो आप ना लगाएं। रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आप रेंट का एग्रीमेंट लगाएं साथ में। अगर आपने अपने भाइयों की एजुकेशन वहाँ पे ऐड की है, जो कि मैंने कहा था कि नहीं ऐड करनी, तो उसकी उनकी आप स्लिप्स लगाएंगी। मेडिकल्स, अगर आपने कोई बिल्स लिखे हैं तो उनकी कॉपी लगाई है, नहीं लिखे तो यहाँ पे ना लगा, साथ में ना लगाएं, ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल। एक आपने पासपोर्ट साइज पिक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे फादर का साइन करना है, अपना साइन करना है, और अपनी अपनी यूनी के जो है ऑफिस में आपने ये सबमिट कर देना है, ठीक है। ये फिर यूनी के यूज़ के लिए है, ठीक है। तो ये इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है। मैंने डिटेल में वीडियो इसलिए बनाई है कि जो है आपका हर पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी FSC की और यूनी में एडमिशन लिया है वो लाजमी इसके लिए अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।